ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ML ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵੰਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾत कर लेने हैं। सर, जो इजलास चल रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेन मुद्दे की रखे गए? मेन तो मुद्दा ये है कि देखिए, अभी पंजाब और पूरा देश में ज़बरदस्त कुछ आंदोलन हुए। किसान आंदोलन जिसकी शुरुआत पंजाब से हुई थी और वो ऐतिहासिक आंदोलन था। तो उस ऐतिहासिक आंदोलन के बाद किसानों के साथ बड़ा धोखा हुआ। फिर से किसान आंदोलन को खड़ा करना है। नहीं, पर 3 जो खेती बिल थे वो तो खारिज हो गए। वो खारिज हुए, लेकिन किसानों की जो मांग थी कि हमें MSP का कानूनी हक मिलना चाहिए, और उसके लिए अभी जो कमेटी बनी, उस कमेटी तो नकली कमेटी है जिसमें इसका मुद्दा ही नहीं है। दूसरा है कि पंजाब में पिछले दिनों मजदूरों की बड़ी लड़ाई माइक्रो फाइनेंस से कर्जा मुक्ति के लिए, अब उस मोर्चे पर भी पूरे देश के मजदूर आज लड़ रहे हैं कर्जा मुक्ति के लिए और मजदूरों को अपना हक मिले। उससे बड़ा सवाल पंजाब में जो एक तब्दीली आई, आम आदमी पार्टी को मौका मिला और लोग अभी बहुत निराश है। फोटो लग गई अम्बेडकर की और भगत सिंह की सारे दफ्तरों में, लेकिन भगत सिंह और अम्बेडकर के विचारों की जब बात हो रही है, अभी दिल्ली में आपने देखा राजेंद्र पाल गौतम जो मंत्री थे सोशल वेलफेयर के, और उन्होंने अशोका विजयदशमी के मौके पर जो हजारों दलितों ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया, उस पर उनके ऊपर ऐसे आरोप लगा दिए गए और RSS ने, बीजेपी ने दबाव बनाया, तो उनका इस्तीफा हुआ। अभी पूरे देश भर में आप देख रहे हैं कि जो विरोध करने वाले लोग हैं, सच बोलने वाले, फेक न्यूज़ का भंडाफोड़ करने वाले, हक मांगने वाले, इंसाफ मांगने वाले, उनको जेल में डाला जा रहा है। साईं बाबा की एक दिन उनको बरी कर दिया जाता है हाईकोर्ट के द्वारा, और अगले ही दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट आनंद फानंद में उनको फिर एक तरह से जेल में वापस कर देती है। तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रिहाई का सवाल, डेमोक्रेसी का सवाल, फेडरलिज्म का सवाल। जो पंजाब में 7 महीने की सरकार हो चली है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उसके काम को कैसे देखते हैं? वो बोलते हैं हमने 7 महीने में वो कर दिखाया जो 70 साल में पार्टी नहीं कर सकी। नहीं, हमें लगता है कि ये अगर आम आदमी पार्टी दावा करें तो ये बहुत गलत दावा होगा। बल्कि ये ज़रूर है कि लोगों की जो उम्मीद जगी थी, अब उस उम्मीद पर भी ये सरकार कहीं भी खड़ी नहीं उतर रही है। तो हमें लगता है कि लोग बहुत निराश हो रहे हैं पंजाब में। दूसरा है कि आम आदमी पार्टी तो खैर उसको मौका मिलना चाहिए डिलीवर करने के लिए, नई पार्टी है, लेकिन जो बीजेपी और RSS की पूरी साजिश है कि पंजाब को फिर उस दौर में धकेल देने की कोशिश हो रही है जहां फिर एक फिरका पराना माहौल बन जाए, जहां पूरे नफरत हो जाए, लोग बढ़ जाए। उससे बीजेपी को क्या फायदा होगा? बीजेपी को यही फायदा ही है, पूरे देश में लोगों को बांट दो, नफरत फैला दो, ताकि लोगों के मुद्दे गायब हो जाए और लोग आपस में बट करके, जो अंग्रेज जो सोचते थे कि फूट डालो और राज करो, ये तो अंग्रेज के रास्ते पर सरकार चलाने वाले लोग हैं। लाठी, गोली, काला कानून, जनसंहार, जेल और नफरत की खेती। तो हमें लगता है कि बीजेपी की जो कोशिश है इसको नाकाम करना है। और पंजाब का कैसे करेंगे? थर्ड फ्रंट तो कहीं नजर नहीं आता कोई। नहीं, थर्ड फ्रंट नहीं, अभी तो हमें लगता है कि पूरे देश में मजबूत विपक्ष की जरूरत है, और मजबूत विपक्ष देश में बन रहा है। सड़क पर किसान विपक्ष थे, सड़क पर मजदूर विपक्ष है। ये रोजगार का जो मुद्दा है, आप मत समझिए कि जो नौजवान अग्निवीर के खिलाफ सड़क पर आए थे उनका गुस्सा कहीं ठंडा पड़ गया है। रोजगार का सवाल, पक्की नौकरी का सवाल बहुत बड़ा सवाल। सत्ता से बाहर कैसे करेंगे? CPI का अपना कैडर जो खिसकता जा रहा है। नहीं, हम लोगों को लगता है कि देश में बढ़ रहा है। अभी बिहार में हमारे पहली बार 1 दर्जन हमारे विधायक हैं, झारखंड में हम लोग आगे बढ़े, पंजाब में भी बढ़ेंगे जरूर। अभी हमारा कोई विधायक पंजाब में नहीं है, लेकिन ये जो इजलास हो रहा है, हमने देखा कि पंजाब के बहुत सारे जिलों से और बहुत नए साथी यहाँ पहुँचे हैं, और हमें लगता है कि आने वाले दिन में, क्योंकि देश के लिए बड़ी चुनौती है, आज़ादी के आंदोलन में जो लोग कहीं नहीं थे और आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ खड़े थे, आज सत्ता में बैठे हुए हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मुल्क को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फेडरलिज्म को बचाने के लिए एक बड़ी एकता की ज़रूरत है। और हमें पूरा भरोसा है कि अपोजिशन की पार्टीज और ख़ासकर जो लाल झंडे के लोग हैं, कम्युनिस्ट लहर इस देश में और मजबूत होगी और हम इसका मुकाबला आगे जब महंगाई होती थी सेंटर में, तो कम्युनिस्ट जो सड़कों पे उतर जाते थे, वो सरकार मजबूर हो जाती थी महंगाई कम करने में। पर इस बार तो महंगाई इतनी चरम पर पहुंच चुकी है, CPI कहाँ स्टैंड कर रही है? नहीं, हम लोग बिल्कुल आंदोलन में हर जगह है महंगाई के खिलाफ, ऐसा नहीं। पर कानों तक, सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही आवाज? इसमें आप लोगों की बड़ी भूमिका है।
आप लोगों की बड़ी भूमिका है, पूरे मीडिया ने जो कर दिया है। आप देख लीजिए 2013-14 में हमेशा मीडिया में महंगाई की बात होती थी। 2013-14 हम तो आज भी महंगाई की बात पूछ रहे हैं आपसे। पूछ तो रहे हैं, हम वही कह रहे हैं कि ये बात आप पूछ रहे हैं कि लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े चैनल वाले हैं, बिल्कुल नहीं। वो दिन भर डॉलर अभी क्या 84 रुपया डॉलर है, उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। 100 रुपया पेट्रोल है, उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। वो पूरे अमीरों का सारा टैक्स माफ है और गरीबों के आटा चावल पर और दाल और दही पर और दूध पर टैक्स लग रहा है, इस पर बात ही नहीं हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। हाँ, यही बात है। ये जो तर्क है कि भाई हम नहीं कमजोर हुए हैं, वो मजबूत हो गया है। और जब सवाल तो इसी का है, अभी पूरे भुखमरी के सूचकांक में 122 देशों में दुनिया में हम 107 पर हैं। हमने तो कहा कि अब कहते हैं कि भाई हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। चीन की आबादी हमसे भी ज़्यादा है और चीन भुखमरी के खिलाफ दुनिया में 1 से 17 नंबर के बीच में चीन है। अभी 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 ये बताइए 2024 के में क्या कैसा तैयारी रहेगी, और जो ईवीएम से इलेक्शन करवाए जाते हैं क्या समझते हो वो बैलेट पेपर से होने चाहिए? नहीं, हमारी तो मांग है, हमारी मांग है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है और इसीलिए चुनाव भरोसे का मामला है। लोगों को बिल्कुल ये 100% भरोसा मिलना चाहिए। नहीं, मांग तो बहुत सारे कर रहे हैं, इसको आगे क्या बढ़ाएं कैसे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा? हम तो मांग ही कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे होगा? कोई जैसे किसानों ने मांग की 3 खेती बिलों की, उसको किन खेती बिलों को पीछे वापस मुड़वा के वापस आए ना। ये मांग मजबूत हो रही है और मांग बुलंद हो रही है। दूसरा है कि चुनाव आयोग ने एक और गलत सिफारिश की है और जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और कल तक चुनाव आयोग को सभी पार्टियों को लिख के देना है, हम भी लिख के दे रहे हैं। ये चुनाव आयोग जो कह रहा है कि किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में जो भी आप आर्थिक नीति की घोषणा करेंगे वो सरकार से हम पूछेंगे कि ये बजट में इसका प्रावधान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चुनाव में राजनीतिक दलों की घोषणाएं क्या होंगी, उस घोषणा पत्र पर सरकार के आधार पर चुनाव आयोग रोक लगा दें, तब तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा देश में। जो इजलास हो रहा है अमृतसर की धरती में, उसका फायदा क्या होगा आने वाले दिनों में? और भी कहीं इजलास किए जाएंगे? बिल्कुल, अभी तो ये राज्य का है, इसके बाद हमारे पूरे कौमी इजलास है पटना में अगले साल फरवरी में, और पूरे पार्टी का पंजाब में विस्तार हो रहा है। और हमें लगता है कि इसके बाद जो किसान मोर्चा है, मजदूर मोर्चा है, उस पर भी इजलास होंगे और नौजवान और छात्रों के बीच में भी काम बढ़ेगा और पार्टी और आगे बढ़ेगी पंजाब में। उम्मीद कर सकते हैं किसी न किसी के साथ समझौता करेगी सीपीआई 2024 में? कोई थर्ड फ्रंट बनेगा? नहीं, थर्ड फ्रंट नहीं। अभी तो हम समझ रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक तरफ देश को बर्बाद करने वालों का एक मोर्चा है जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का मोर्चा। वो बोलते हैं हमने 8 साल में वो कर दिया है, देश को ताकत बना दिया है, देश आगे बढ़ रहा है। आप बोल रहे हो ये देख रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि 84 रुपया डॉलर हो गया है, महंगाई इतनी आसमान छू रही है। अभी आपके देश में बेरोजगारी चरम पर है और जहां पक्की नौकरी नौजवानों को सेना में मिलती थी, वहां 22 साल की उम्र में लोगों को आप रिटायर करा करके घर वापस भेज रहे हैं। ये तरक्की लोग खूब देख रहे हैं इस चीज को, और इसीलिए हमें लगता है कि एक तरफ बर्बाद करने वालों का मोर्चा है तो देश को आबाद करने वाले, बचाने वाले जो लोग हैं, उनका एक ही मोर्चा बनना चाहिए पूरे विपक्ष का, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। अभी इलेक्शन में साल, सवा साल, 1.5 साल का समय पड़ा हुआ, क्या समझ सकते हैं कोई ना कोई तीसरा फ्रंट जो है वो? नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं तैयार एक ही फ्रंट, बिल्कुल एक फ्रंट बनना चाहिए बीजेपी के खिलाफ, एक पुरजोर फ्रंट बनना चाहिए और नीतियों को बदलने के लिए, देश में संविधान को, जमहूरियत को बचाने के लिए, जो हमारे साथी जेल में बंद है उनकी रिहाई के लिए, जो नौजवान आज सड़क पर है और उनसे पक्की नौकरी छीन ली गई है, उनके पूरे भविष्य खतरे में है, उनके लिए, जो शिक्षा की बर्बादी इस बार न्यू इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी में उसको महंगी करने के लिए और निजीकरण करने के लिए नीति है, इन नीतियों को बदलना बहुत ज़रूरी है। और हमें लगता है कि देश में एक मजबूत मोर्चा, जैसे किसानों ने एक मोर्चा बनाया पूरे देश के किसान मिलकर के, उसी तरह से मजदूरों का भी मोर्चा बने, उसी तरह से पूरे देश में सच बोलने वाले और बदलाव मांगने वाले लोगों का एक मोर्चा बनना चाहिए। बिल्कुल जी, सीपीआई ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭੱਟਾਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ
ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪਸਰੀਚਾ, दैनिक सवेरा टीवी, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21